अगर आप भारत में रहते हैं तो आपका दिन में कभी न कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ा होगा। चाहे फिर रोड्स पर दौड़ते हुए गाड़ियों पर नजर डाले तो टाटा मोटर्स की ही व्हीकल दिखाई देती है। हवा में उड़ते हुए प्लेन को देखे तो एयर इंडिया पे नजर जाती है। और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे भारत में छोटी बड़ी 100 से ज़्यादा कंपनीज है जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। अब यहाँ आपको लगता होगा कि यह सब सक्सेस रतन टाटा जी की हिम्मत और विजन से आई है, तो आप बिल्कुल सही हैं। उनका कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर है, लेकिन यह एम्पायर जो आज हम देखते हैं, यह कामयाबी की कड़ियाँ 150 साल पीछे जाकर मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजन ने अपने सपने को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। टाटा ग्रुप की प्रोडक्शन 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती हैं, जबकि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशन खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टीमेट के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल 403 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि भारतीय रुपए में 33,500 अरब है। जबकि पाकिस्तानी रुपीज़ में बात किया जाए तो यह नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है वह एक नहीं 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियाँ हो या फिर ज्वेलरी, नमक हो या फिर चाय पत्ती, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज से लेकर रियल एस्टेट सर्विस तक टाटा ग्रुप 24 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में अपने पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफ़र का आगाज़ रतन टाटा के दादाजी नहीं बल्कि परदादा जमशेद जी टाटा थे। आज से 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपये से किया था। जमशेद जी टाटा अपने पिताजी के साथ कॉटन की ट्रेडिंग का काम करते थे और सन 1868 में जब वो 29 साल के थे तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वो बेचते थे वह ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उसमें से कुछ टेक्सटाइल्स मिल्स खरीद कर सूरत में कपड़े बेचती थी। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन सेल करने के साथ साथ वह एक टेक्सटाइल्स मिल्स भी खरीद लें, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफ़ी रिस्की था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ऑयल मिल काफ़ी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंक करेक्ट भी हो गई, तो उन्होंने सस्ते दाम में वो ऑयल मिल खरीदी और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उस मिल को अलेक्जेंड्रा नाम दिया गया। 2 साल के बाद वो मिल नुकसान में जा रही थी तो उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केटिंग का गढ़ था, जिसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का ताल्लुकात खुद भी बॉम्बे से ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कॉटन मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर से स्टेब्लिश की। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल का नाम दिया गया, जिस पर बॉम्बे के लोगों ने उनको कॉटन की मार्केटिंग से इतना दूर मिल बनाने पर बहुत ताने भी दिए। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जब बॉम्बे कॉटन की मार्केटिंग का हब है तो जमशेद जी ने नागपुर में मिल क्यों स्टेब्लिश की। पर वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का यह फैसला बहुत अच्छा था। पहला यह कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज़्यादातर नागपुर के करीब होती हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई का इनको कोई मसला नहीं होता था। दूसरा रीज़न था वाटर सप्लाई। कॉटन को कपड़ा बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई रिवर्स और लेक्स हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई का भी मसला नहीं था। तीसरा रीज़न था मज़दूरों की अवेलेबिलिटी, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहरों में मज़दूरों की डिमांड ज़्यादा थी। इसी वजह से वहाँ पर अक्सर मज़दूरों की शॉर्टेज रहती थी और शहर में कॉस्ट ऑफ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर उनका रेट भी ज़्यादा होता। पर नागपुर में बेरोज़गारी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ रेट बहुत कम थे और अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। अब क्योंकि इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसी वजह से वहाँ के मज़दूर ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, उन पर बहुत मेहनत करने की
ज़रूरत थी। जमशेद जी ने देखा कि वर्कर काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बात बात पर छुट्टी कर लेते थे और ज़्यादातर दिनों में ऐसा भी होता था कि 20% से ज़्यादा वर्कर्स छुट्टी पर होते थे। यह बात जमशेद जी टाटा को बहुत परेशान किए रखती थी, लेकिन उन्होंने इस मसले के सॉल्यूशन के लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तकनीक अपनाया जो आज के मॉडर्न एरा में भी करना मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने, उनकी सैलरी काटने के बजाय उन्होंने अनेक फैसिलिटीज दी। उन्होंने एक ऐसा स्कीम इंट्रोड्यूस किया कि उनकी फैक्ट्रीज में तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। उनकी मेडिकल इंश्योरेंस की गई और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिलीज के लिए फैमिली डे भी रखा गया। ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले वर्कर्स को सबके सामने इनाम भी दिया जाता था। यानी कि यह सब कुछ आज के एरा में तो समझ आता है, लेकिन उस दौर में ऐसा करना ख्वाब से कम नहीं था। और मज़े की बात यह है कि उनकी यह स्कीम काम भी कर गई। वर्कर्स खुद को वैल्यूएबल फील करने के लिए वह कंपनीज को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज़ का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है और अपना यही मिशन लिए वो कोशिश करने लगे। उन्होंने अधिक कंपनीज लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम समझा जाता था और A1 क्वालिटी का सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वार्म पूरी दुनिया को बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे। जमशेद जी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वार्म की ब्रीड भारत में लेकर आए, लेकिन मसला था कि यह सिल्क वार्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छी प्रोडक्शन देने की काबिलियत रखते थे। भारत में उनका सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल था। फिर भी उन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फार्म स्टेब्लिश किया, जहां का क्लाइमेट एक खास सिल्क वार्म के लिए काफ़ी बेहतर था, लेकिन प्रोडक्शन नहीं था। शुरुआत में उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसा कि फ्रेंच सिल्क वार्म में अक्सर बीमारियां फूट पड़ती थी। इन मसलों को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सिल्क वार्म की फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी जमशेद जी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह जमशेद जी टाटा ने टाटा सिल्क की शुरुआत भारत को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर में से एक है और यह सब उनके एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन और रिसर्च की वजह से मुमकिन हो पाया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर में से एक है और यह सब उनके एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन और रिसर्च की वजह से मुमकिन हो पाया। उस वक्त भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट कंपनी का राज था। जमशेद जी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में पौंडीचेरी में एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय टेक्सटाइल्स को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन यह आइडिया कम डिमांड की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कॉटन के अलावा वो अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत में जो भी चार्जर इस्तेमाल होती है वो पूरी तरह भारत में ही मैन्युफैक्चर हो। उनके टोटल 4 ख्वाब थे: आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, होटल, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लॉट पर सिर्फ होटल ही वह ऐसा सपना था जिसको वह पूरी होते देख पाए। और यह ताज होटल जो 1903 में कंप्लीट हुआ था, जब ताज होटल पहली बार खोला गया था तो यह इंडिया का सबसे पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बार भी इसमें इंस्टॉल किए गए। शुरुआत में ताज होटल के रूम का रेंट सिर्फ 13 रुपये हुआ करता था, जिसमें अटैच बाथरूम भी शामिल था। ताजमहल होटल खोलने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार जमशेद जी को मुंबई के मशहूर वॉटसन्स होटल, जिसको आज एस्प्लेनेड मेंशन भी कहा जाता है, उसमें जाने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशियंस के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताज होटल बनाने का फैसला किया। लेकिन इस कहानी को चार्ल्स एलन नामी एक राइटर ने झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेद जी इतनी छोटी सी बात को दिल पर नहीं ले सकते थे, बल्कि उनको अपने शहर मुंबई से काफ़ी लगाव था और वह अपने होम टाउन को एक गिफ्ट देना चाहते थे। ताज होटल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि उसके हर रूम से समुद्र का नज़ारा इस तरह दिखाई दे कि ऐसा मालूम हो कि होटल समंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा हो।
उस दौर में ब्रिटिशर्स तेजी से पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क बिछा रहे थे, जिसमें लगने वाला हजारों लाखों टन लोहा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। जमशेद जी का ख्वाब था कि वो भारत में ही स्टील मैन्युफैक्चर करे। इसके चलते उन्होंने पूरे भारत में स्टील बनाने के लिए आयरन रिजर्व्स को ढूंढना शुरू कर दिया। 17 साल तक यह तलाश जारी रही और बिल आखिर बंगाल में आयरन रिजर्व मिल ही गया। 1899 में स्टील प्लांट का आगाज कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से स्टील बनता हुआ देखना जमशेद जी के नसीब में नहीं था। 1904 में जमशेद जी की मृत्यु हो गई और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को मैदान में उतरना पड़ा। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वॉर 1 में इसी प्लांट के जरिए ब्रिटिशर्स ने अपनी स्टील की डिमांड को पूरा किया। दोराबजी टाटा की वजह से टाटा ग्रुप तेजी से तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी स्टैब्लिश कर दी गई, जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी पावर प्लांट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी गई। उस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी सूरत में पीछे नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बुनियाद रखी ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को पहला कंप्यूटर और एयरक्राफ्ट बनाने में काफी मदद की थी। टाटा ग्रुप खुद ही तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वर्कर्स के लिए भी फैसिलिटीज ला रहा था, जिसे दुनिया में कोई भी और कंपनी नहीं अपना रही थी। वर्कर्स की शिफ्ट 8 घंटे तक कर दी गई ताकि वह जल्दी से अपने घर जाए और अपने फैमिलीज के साथ वक्त बिताएं। और आज टाटा की यह पॉलिसी, जो आज से 100 साल पहले इंट्रोड्यूस कराई गई थी, वह पूरी दुनिया में काम कर रही है। परंतु यहाँ दोराबजी टाटा की जिंदगी में फुल स्टॉप लग गया। 1932 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन 28 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, साइंस और भी कई चीजों में नवाजा था। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारियां उनके एक फैमिली मेंबर JRD टाटा के हाथ में आ गई। JRD टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसलिए काम संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया कि वह भारत को अपनी एयरलाइंस देंगे। JRD टाटा ने एयरलाइंस की बुनियाद रखी, जो कि इनकलाब से कम नहीं थी। भारत को पहली एयरलाइंस मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद एज अ पायलट JRD टाटा ने उड़ाया और भारत को फर्स्ट कमर्शियल प्लेन बनाने का खिताब भी जितवाया। लेकिन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत में मौजूद काफ़ी इंडस्ट्रीज को भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइंस भी थी और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। अब बारी थी केमिकल इंडस्ट्रीज की। JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज तो मौजूद है, लेकिन उनको अपने काम पूरे करने के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट केमिकल्स दूसरे देश से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसा कि ग्लास, साबुन और सर्फ जैसे कि प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कास्टिंग सोडा और सोडा ऐश की ज़रूरत थी, मगर ये केमिकल्स भारत में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से 1939 में टाटा केमिकल्स के नाम से एक कंपनी खोली गई, जो भारत के लिए बहुत ही केमिकल्स खुद प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर्स में भारत को ग्रो करने में काफ़ी मदद की। उसके बाद एक बार फिर से JRD टाटा ने ट्रांसपोर्ट का रुख किया, ट्रक और इंजन बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की, जिसे हम आज टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कई मॉडल्स की कार, ट्रक्स और दूसरी व्हीकल बनाता है। टाटा मोटर्स आज भी दुनिया की मोटर्स इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और यहाँ से गाड़ियाँ साउथ अफ्रीका भी भेजी जाती है। उसके बाद 1960 में जब कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज की तरफ दुनिया बढ़ने लगी, तो टाटा ग्रुप भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने भारत की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और IT कंपनी TCN यानी कि कंसल्टेंसी सर्विस बना दी। 1984 में JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत के लोगों को चाय का बहुत शौक है, वह चाय अधिक पीते हैं, इसलिए टाटा ग्रुप ने चाय की डिमांड को पूरा करने के लिए भी एक कदम उठाया। उन्होंने टाटा टी के नाम से एक कंपनी शुरू की और वह कंपनी दुनिया की चाय पत्ती बनाने वाली कंपनीज में आज तक एक बड़ा नाम है।
इसके साथ साथ JRD टाटा अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने व्यापार की कमान संभालने के लिए अपनी जिंदगी में ही अपने एक फैमिली मेंबर को USA से भारत बुलवाया। यह फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि हमारे सर रतन टाटा जी थे। शुरुआत में रतन टाटा जी को सिर्फ टाटा स्टील्स की जिम्मेदारियां दी गई और उन्होंने टाटा स्टील्स को लॉस में जा रही कंपनी को प्रॉफिट में पहुंचाया। JRD टाटा बहुत खुश हुए और इसी वजह से उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा क्योंकि मॉडर्न एरा के आदमी थे, इसलिए उन्होंने हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने चेयरमैन बनते ही सोचा कि टाटा मोटर्स कार्स और ट्रक्स तो बना ही रहा है, लेकिन आज भी कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही हो, यानी कुछ ना कुछ पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करने ही पड़ते थे। इसलिए टाटा मोटर्स ने एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 1998 में भारत की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया गया। TCS जो पहले बेसिक एंट्री और मैनेजमेंट का काम करती थी, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर शिफ्ट कर दिया गया और उसे पूरी दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज की लिस्ट में खड़ा किया। रतन टाटा के अंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के मशहूर ब्रांड्स को खरीदना शुरू कर दिया। टाटा ने उस वक्त की मशहूर कंपनी नेस्ले टी को एक्वायर कर लिया। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप और टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर लिया। साल 2012 में रतन टाटा ने अपनी बढ़ती उम्र की वजह से एज ए चेयरमैन टाटा ग्रुप से रिजाइन कर दिया और अपनी जगह पर साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन बना दिया, जिनकी 2022 में एक दुर्घटना में मौत हो गई और आज नटराजन सर टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप आज भी तेजी से तरक्की कर रहा है और जिंदगी के हर मुश्किलों में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। यह सक्सेस किसी एक शख्स की मेहनत की नहीं बल्कि 150 साल तक कई लोगों के खून पसीने का नतीजा है। उम्मीद है हमें कि आप हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ में।